नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फिजिक्स 11th का पहला चैप्टर। नाम आपके सामने है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ये एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलेंगे तो इस बुक्स में आपको अभी जो अपन टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक पूछा जाता है आपके 11th की अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली या जो फाइनल एग्जाम्स उसमें पूछा जाता है। बाकी इस चैप्टर का ब्रॉड वाइड इतना कोई यूज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी किताब में है तो हमें पढ़ना जरूरी है। पहले चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो ये है प्रकृति के मूल बल। बेसिक फोर्स इन नेचर। बुक आप खोलेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट वो टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, इन्होंने पहले चैप्टर में आने वाले जो आपने 11th में और 12th में जितने भी टॉपिक है, अप्रोक्सीमेट 30 चैप्टर्स हमारे टोटल होते हैं 11th और 12th में एनसीईआरटी की किताब को मिलाकर। तो उन 30 चैप्टर का छोटा छोटा पार्ट दे दिया है कि ग्रेविटी भी दे दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी दे दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दे दिया है, चुंबकीय दे दी है। तो बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझाया है। तो अभी थोड़ा समझने से मतलब है नहीं, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा 11th और 12th का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको भी नहीं पढ़ना है अभी, उनको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक उसमें दे रखे हैं, जितने भी फॉर्मूला दे रखे हैं, वो हम सारे विस्तार से ब्रॉडली उनका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और हमें आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रकृति के मूल बल, बेसिकली प्रकृति में 5 मूल बल माने जाते हैं। कुछ किताबों में 4 दिए जाते हैं। वो 5 के 4 कैसे हो गए अभी अपन बात करते हैं। पहला जो है प्रकृति के मूल बल में वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल। जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आता है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरा है चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल, ये चौथा प्रकृति का मूल बल है। वीक न्यूक्लियर फोर्स। पांचवा आता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस फोर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों में 4 बल दिए जाते हैं। इन 2 बलों को हम कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो अगर मैं इनको कंबाइंड रूप से कहूं विद्युत चुंबकीय बल, तो फिर 4 प्रकार के बल हो जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, एक ही बात है। दोनों विद्युत बल भी जरूरी है, चुंबकीय बल भी जरूरी है। हालांकि इनमें से कुछ टॉपिक हमारे 11th क्लास में आते हैं और कुछ फोर्स की बात हम करते हैं 12th क्लास में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों 12th में हैं और ये भी दोनों 12th में हैं। कुल मिलाकर इन 5 मूल बलों में से जो हमारे 11th क्लास का मुख्य टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो शायद उसमें 8th चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स का है। पहले ये 6th हुआ करता था, अभी शायद 8th कर दिया है। जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें हम इस बात को फिर से पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो 5 प्रकार के मूल बल है वो है क्या। तो बलों के बारे में पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं इसको मूल बल क्यों बोलते हैं। देखो, हम बल की बात करते हैं पहले, कि बल की जो सबसे पहली अवधारणा दी थी, नॉर्मली बच्चों को ये पता होता है या बुक्स भी कहती है कि बल की खोज न्यूटन के द्वारा की गई है। F = ma फॉर्मूला भी दिया था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा।
सबसे पहले बल की अवधारणा दी थी अरस्तु, एक वैज्ञानिक हुए थे। उसके बाद में अरस्तु की कुछ गलतियां रह गई थी बल को लेकर, तो गैलीलियो एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने थोड़ी सी कुछ गलतियां, जिन्हें हम कहते हैं कि कमियां जो रह गई अरस्तु की, उनको सुधारा। और गैलीलियो की कुछ कमियों को सुधारकर न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे, जिसको बोला जाता है न्यूटन के 3 नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नियम है फिजिक्स में। अब बात आती है मूल बल की। कुछ बल नॉर्मल बल होते हैं, नॉर्मल फोर्स होते हैं, और कुछ मूल होते हैं। मूल का मतलब है बेसिक, या हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल फोर्स। ये पांचों के पांचों जो बल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यूनिवर्सल फोर्स हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है, देखो फिजिक्स में ज्यादातर नियम जो बनाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो बनाए गए हमारी पृथ्वी को लेकर, कि पृथ्वी पर आपको ये पता होना चाहिए कि बारिश होना, मौसम का बदलना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, ये सारे इंसिडेंट्स कहाँ होते हैं, अर्थ पर। अगर अर्थ के अलावा ये कई इंसिडेंट्स होते तो वहां भी जीवन होता, बट नहीं है। तो जो मैक्सिमम ऑफ लॉज है, जो नियम है, जो हम चीजें पढ़ते हैं, वो पृथ्वी को लेकर है। बट कुछ चीजें ऐसी है जो ओवरऑल यूनिवर्स में लागू होती है, और वो ये है, ये जो फोर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो 5 प्रकार के बल आपको मैंने बताए, ये सार्वत्रिक बल है। मतलब ये पृथ्वी पर भी उसी प्रकार लागू होते जिस प्रकार मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर भी लागू होगी। जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारे 8 ग्रह है, और उन 8 ग्रहों के जो उपग्रह हैं, उन सभी पर ये लॉ लागू होते हैं। आप ये समझ लीजिए मंगल ग्रह पर भी गुरुत्वाकर्षण होगा, मंगल ग्रह पर भी विद्युत बल होगा, चुंबकीय बल भी हो सकता है, दुर्बल बल होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा। तो इसीलिए इनको कहा जाता है मूल बल या सार्वत्रिक बल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। इन शॉर्ट अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तार से हमें पढ़ना है। इनमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने लॉजिक दिए हैं, फॉर्मूला दिए हैं, कब कैसे लगता है, किस स्टेज में कम लगता है, कब ज्यादा लगता है। लेकिन अभी हमें तो बेसिक डिस्क्राइब करना है कि ये 5 बल अगर पेपर में आ जाए तो हमें क्या लिखना है। अच्छा, क्या लिखना है अभी हम समझ रहे हैं। साथ के साथ ही आपको जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो चैनल है, जो ऐप है, उस ऐप पर आपको इनके वेल प्रिपेयर नोट्स मिल जाएंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा मटेरियल, तो आपको वहां से पढ़ लेना है। लेकिन अभी समझ लेना है, जब समझ के पढ़ोगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के आपको आपके ऐप पर बढ़िया तरीके से नोट्स अवेलेबल होंगे। तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। न्यूटन ने ही कहा था कि कोई भी द्रव्यमान, कोई भी कण, अब मैं जब बात करता हूं ना कण की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कण मीन्स क्या? पार्टिकल। क्या पार्टिकल? कण कहते ही हमारे दिमाग में आता है एक छोटा सा कण, रेत का कण या कोई भी एक छोटा कण, ये हमारे दिमाग में आता है। फिजिक्स में मैं आपको एक चीज बता दूं, कण का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से लगाकर सूर्य। अब आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा, प्रकृति का सबसे छोटा कण माना जाता है। प्रकृति का, प्रकृति जब भी मैं कहूं तो प्रकृति का मतलब हो गया हमारा सौर मंडल और उसके 8 ग्रह, उनमें सबसे जो छोटा कण है वो है इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ा कण कौन सा है? अगर हम हमारे सौर मंडल की बात करें तो सूर्य, और सूर्य के जो 8 ग्रह, जैसे मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी से बड़ा है, बुध ग्रह हमारी पृथ्वी से छोटा है। तो अगर मैं पृथ्वी को भी एक कण कहूं तो गलत नहीं होगा। आपको ये बात दिमाग से निकाल देने के, मैंने अगर कण कहा है तो कण सुनते हमारे दिमाग में आता है एक छोटा सा पार्टिकल, नहीं। कण मीन्स एक निकाय। सपोज कीजिए हमारी बॉडी भी एक कण है, जिसमें छोटे 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 एटम्स मिलकर एक बड़े, जैसे आपने पढ़ा होगा कि परमाणु क्या है, या अपन किसी चीज को डिवाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि भाई पदार्थ को तोड़ते हैं तो वो अणुओं में टूटता है, अणुओं को तोड़ते हैं तो परमाणुओं में टूटता है। लेकिन परमाणु को तोड़ा जाए तो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु सबसे पदार्थ की सबसे छोटी और अविभक्त इकाई, मतलब अनडिवाइडेबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट परमाणु में भी 3 प्रकार के कण हैं, हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
ये 3 कण हैं और ये 3 कण एक सिस्टमेटिक ढंग से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बाउंडेड हैं, और ये जब बाउंडेशन मिलकर एक बड़ा कण बनाते हैं उसको अपन कहते हैं परमाणु। और जब बहुत सारे परमाणु मिलकर और एक बड़ा कण बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अणु, और जब बहुत सारे अणु मिलकर और बड़ा कण बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में तो 3 अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस, गैस। तो ऐसे करके बनता है एक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। आप भी एक द्रव्यमान है, मैं भी एक द्रव्यमान हूं। ये जो चौक, ये जो डस्टर मेरे हाथ में है, ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, ये भी एक मास है। आप समझ गए ना, कण की बात चल रही है। कण मतलब जिसका द्रव्यमान हो उसको हम क्या बोलते हैं, कण। चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो, तरल अवस्था में हो, या ठोस अवस्था में हो। तो न्यूटन ने एक बात कही थी, आपको पता ही होगा न्यूटन के बारे में कहानी की। जब वो सेब गिरी थी तो उन्होंने सोचा था कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरी, है ना। तब उनके दिमाग में आया था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सेब नीचे क्यों गिर रही है, टूटने के बाद सेब ऊपर क्यों नहीं गई। तो उस इंसिडेंट, उस घटना को लेकर न्यूटन ने जब रिसर्च की, उन्होंने एनालिसिस किया, पता लगाया, तो अंत में उन्होंने क्या एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, या मैं क्या बोलूं कण को, इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान हैं, हर एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। वापस लाइन सुनिएगा ध्यान से, हर एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू होने चाहिए स्वाभाविक रूप से। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपको हर चीज को रिलेट करना है अपनी पर्सनल सराउंडिंग जो आप देख रहे हैं। मैंने आपको कहा है, न्यूटन कहता है कि हर एक कण, हर एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर आपके हाथ में फोन है या लैपटॉप पर आप देख रहे हैं तो लैपटॉप आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप लैपटॉप को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपके रूम में कुर्सी पड़ी है, आपके रूम में टेबल पड़ी है, आपके रूम में पंखा लगा हुआ है, आपके रूम में कूलर पड़ा है, सभी का द्रव्यमान है और सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आप पंखे को आकर्षित कर रहे हैं, पंखा आपको आकर्षित कर रहा है, आप कुर्सी को आकर्षित कर रहे हैं, कुर्सी आपको आकर्षित कर रही है। आपको महसूस हुआ कि आपको कोई खींच रहा है? नहीं हुआ, हमें नहीं होता, लेकिन न्यूटन कहता है ऐसे होता है। तो ये ऐसे कैसे हो गया भाई? न्यूटन तो कह रहा है कि हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है, बट आपको तो नहीं लगा। आपको लग रहा है क्या कि फोन जो आपके हाथ में पड़ा है वो आपको आकर्षित कर रहा है, या आप फोन को आकर्षित कर रहे हो? नहीं। उसका रीजन क्या है? उसी फोन को आप जो आपने अपने हाथ में फोन पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो, कहां जाएगा फोन? नीचे। छत पर खड़े हो, छत से आपने किसी चीज को हाथ में पकड़ रखी, उसको छोड़ दिया, कहां गई? नीचे। वो सेब वाली बात ये चल रही है कि हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। बट हमें तो यहाँ एक ही आकर्षण बल देखने को मिल रहा है कि हर चीज नीचे गिरती है। अगर मान लो कि यहाँ हमारा धरातल है, हमने छत से खड़े होकर एक बॉल को यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये नीचे जा रहा है। बट न्यूटन क्या कहता है कि अगर ये पृथ्वी जो हमारे नीचे है, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, ये पृथ्वी इस पेन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो पेन नीचे जा रहा है। बट न्यूटन ये भी तो कहता है ना कि ये मार्कर भी तो पेन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो पृथ्वी को ऊपर आ जाना चाहिए, तब ये नीचे क्यों गया? बल तो म्यूचुअली लग रहा है। जैसे एक टेबल आपके कमरे में पड़ी है, एक कुर्सी पड़ी है, तो कुर्सी टेबल पर बल लगा रही है, टेबल कुर्सी पर बल लगा रहा है। बट ना तो टेबल अपनी जगह से हिली, ना कुर्सी अपनी जगह से हिली, ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खींच रहा है, बट आप पर चारों तरफ से बल लग रहा है। टेबल भी आपको अपनी तरफ खींच रही है, पंखा भी खींच रहा है, कुर्सी भी खींच रही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आप छत से जाके सीधे नीचे की तरफ में झुकोगे तो नीचे गिर जाओगे। वहां आपको महसूस होगा कि पृथ्वी ने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया, मैं गिर गया। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि न्यूटन क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी तो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, मान लिया ग्रेविटेशन है, लेकिन जो धरातल पर और इतनी सारी चीजें हैं वो भी आपस में एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? उसका मैं छोटा सा रीजन अभी आपको बता रहा हूं, हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। फॉर्मूला है ग्रेविटेशन फोर्स का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। F बराबर कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
M1 M2 है यहाँ दो द्रव्यमान, मैंने कहा ना बल लगने के लिए कम से कम दो तो चाहिए ना भाई, एक M1 दूसरे M1 को, दो द्रव्यमान एक दूसरे पर बल लगाते हैं। M1 M2 सपोज करो एक आप हो, एक यहाँ चेयर पड़ी है, चेयर आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो आप भी चेयर को अपनी तरफ खींच रहे हो। ये आप नहीं लगा रहे हो, ये अपने आप यूनिवर्सल फोर्स है, ये मूल बल है, ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपका भी द्रव्यमान है, टेबल का भी द्रव्यमान है, और न्यूटन कहता है कि हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, आपको महसूस नहीं हुआ। रीजन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपका द्रव्यमान M1, टेबल का द्रव्यमान M2, आपके बीच की दूरी है 1 मीटर। एन एग्जाम्पल, आपका द्रव्यमान कितना होगा, सपोज करो 60 kg, टेबल का द्रव्यमान कितना होगा 15 kg। अब इस फॉर्मूले में आपको और टेबल को, जो आप एक दूसरे पर बल लगा रहे हो, मैं वो फोर्स ज्ञात कर रहा हूं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा कि टेबल मेरे को अपनी तरफ खींच रही है, या आप टेबल को अपनी तरफ खींच रहे हो तो टेबल अपनी जगह से हिली क्यों नहीं। M1 का मान कितना है 60, M2 का मान कितना है, टेबल का द्रव्यमान 15, और R स्क्वायर, R मतलब दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, एक्चुअल में दोनों द्रव्यमानों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। अभी आप मान लीजिए दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी है 1, तो मैं नीचे क्या करूंगा 1 का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला पूरा हो गया, नहीं, इसमें अपन ने एक इक्विपमेंट छोड़ दिया है जी। अब ये सारी M1 हमें पता था, M2 हमें पता था, नहीं पता तो ज्ञात कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना, वेटिंग मशीन पर हम अपना द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, हम स्केल की मदद से हम दोनों के बीच की दूरी भी, मतलब ये चीजें जो हम ज्ञात कर सकते थे हमने करी, बट हमें जी ज्ञात नहीं है। तो मैं बता देता हूं, न्यूटन ने बताया था, कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका यूनिट है, मात्रक है। ये जो मान है ना, ये जो वैल्यू है जी की, ये यूनिवर्सल वैल्यू है। यूनिवर्सल मींस मंगल ग्रह पर भी जी की वैल्यू यही रहेगी, बुध ग्रह पर भी यही रहेगी, पृथ्वी पर भी यही रहेगी। अब आप फोर्स फाइंड करो, अब आपके पास में सारी वैल्यू है। F बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, M1 का मान 60, M2 का मान 15, 1 का स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ये 10 की पावर -11 है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो फाइनली कुछ ना कुछ, ये 10 की पावर माना बच गई -9 या -8, कुछ भी, मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी गणित आ जाती है, आप ध्यान से सुनोगे। सपोज करो ये आ रहा है मान 2.5, ये मैंने माना है, कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन कुछ इसी तरीके का आएगा। 2.5 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन, ये किसका फोर्स है, आपके और इस टेबल के बीच का फोर्स है। ये वैल्यू है आपके फोर्स की। अगर मैं इसको लिखना चाहूं 10 की पावर -8, अगर आपने 10th में गणित पढ़ी है, थोड़ा सा ध्यान दें, ये माइनस की वैल्यू है, जब नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, 2.5 ऊपर से नीचे लाते हैं तो क्या होती है, पावर का चिन्ह चेंज होता है, +8, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। 2.5 10 की पावर 8, मतलब कितने जीरो लगाने, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब डिवाइड करो, ये वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर क्या है, नीचे, ये तो आपको पता होना चाहिए, जितने नीचे जीरो हैं उतने जीरो छोड़कर आपको पॉइंट, उतनी संख्या छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। ऊपर संख्या कितनी है, 1, नीचे जीरो कितने, 8, तो कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 8 संख्या छोड़कर, तो ऊपर तो 1 ही है, तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, 0.0, 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, 4, 5, 6, 7, ये लो, ये है फोर्स का मान। F बराबर
0.000000025। अब आप मेरे को बताओ कुर्सी के और आपके बीच में बल का मान कितना आया है? ये रहा। इतना बल लग रहा है आपके और कुर्सी के बीच में। गणित में जब आप पढ़ते हो ना, तो जब पॉइंट के आगे 2 जीरो आ जाते हैं ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि आगे तो 0 0 0 ही होगा। कितने जीरो आ रहे हैं? 7। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये वैल्यू, अच्छा ये इधर भी क्या है? 0 ही है ना, 0.00000। तो ये वैल्यू कितनी छोटी है? बहुत ज्यादा छोटी है। मतलब आपके और कुर्सी के बीच में फोर्स तो लग रहा है, बट उसका परिमाण, उसकी वैल्यू क्या है? इतनी कम है कि आपको वो महसूस नहीं हो रहा। इसी द्रव्यमान में अब एक आप ऐड कर दो, पृथ्वी। जैसे कि आप तो आप थे ही। अब इसमें M2 में किसको मान लेता हूं? अर्थ को। अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है? 5.29 10⁻29। रखो यहां पर वैल्यू 5.29 इंटू 10⁻29। जब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो ये फोर्स का मान कैसे आएगा? F बराबर 3.4 इंटू 10⁻16, 10⁻14, 10⁻11। माइनस में नहीं है, नोट करना। यहां ये वैल्यू किसमें थी? माइनस में। यहां ये वैल्यू किसमें है? प्लस में। 10⁻16 मीन समझ रहे हो आप? 10 के एक क्या गए? 16 जीरो लगाने। 16 जीरो का मतलब 7 जीरो पर करोड़ आ जाता है, 9 पर अरब आ जाता है, 11 पर खरब आ जाता है, 13 पर नील आ जाता है। हमें आगे गिनती नहीं आती। 16 जीरो है, मतलब इतना बड़ा फोर्स लग रहा है। केवल कब? जब मैंने एक द्रव्यमान किसको रख दिया? अर्थ को। तो समझ रहे हो कि अर्थ का फोर्स हमें क्यों महसूस होता है और कुर्सी का फोर्स हमें क्यों महसूस नहीं हुआ? बल तो दोनों के बीच में लग रहा है। अर्थ भी हम पर लगा रही है, कुर्सी भी हम पर लगा रही है, बट पृथ्वी वाला हमें महसूस हो रहा है, कुर्सी वाला हमें महसूस नहीं हो रहा है। ये है उसका रीजन। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, हमने 2 द्रव्यमान लिए। पहले केस में हमने क्या लिया था? सपोज करो एक आप हो और एक आपके कमरे में पड़ी कोई टेबल है, तो इन दोनों के हमने द्रव्यमान लिखे और फोर्स फाइंड किया, जो कि ये आ रहा है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या ली? एक आप ही हो और टेबल की जगह मैंने मान लिया अर्थ को, तो हमारे फोर्स की वैल्यू आ रही है ये 3.4 इंटू 10⁻16। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये वैल्यू बहुत 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 ज्यादा छोटी है और ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो पृथ्वी के और आपके बीच में जो लगने वाले फोर्स का बल है वो बहुत बड़ा है, तो वो हमें महसूस हो रहा है। अच्छा, सीधी सी बात है कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जो द्रव्यमान ज्यादा, उसका फोर्स प्रभावी। सपोज कीजिए आप खड़े हो, बैठे हो, एक चींटी आपको धक्का देने की कोशिश कर रही है। क्या आपको पता लगेगा कि चींटी आपको धक्का दे रही है? बट वो दे रही है, वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ। क्यों? उसका द्रव्यमान बहुत कम है, हमारा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। और अगर मैं रिवर्स करूं कि आप चींटी को धक्का देने की, या सब बहुत छोटी सी चीज है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको तो अच्छा भला महसूस होगा ना। वो तो रीजन क्या है? फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, बट प्रभावी किसका है? जो ज्यादा है। अब बात जब टेबल और आपकी थी, अब यहां बात आती है कि सर टेबल का मुझसे कम है, लेकिन वो जो डिफरेंस है ना आपकी और टेबल के द्रव्यमान में, वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात डिपेंड करती है जी की वैल्यू पर। ये जो जी का मान है ना, ये यूनिवर्सल मान है 6.67 इंटू 10⁻11। ये बहुत छोटा मान है जी का। इस जी मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, हम आगे पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे कि हमें जो न्यूटन का कथन है कि हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ जी। जी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसीलिए हमारे आसपास हम पर जितने बल लग रहे हैं दूसरे द्रव्यमानों के कारण, वो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन बलों के परिमाण बहुत छोटे हैं। बट पृथ्वी का बल हमें क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी द्वारा हम पर लगाया गया बल का परिमाण बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान इस जी के मान से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये बल हमें महसूस होता है। तो ये बेसिकली मूल बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ी सी इसके बारे में और बात करते हैं, इसको मूल बल क्यों बोला गया है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों का जो सेंटर पॉइंट है वो है सूर्य। तो सूर्य ने ही इन 8 ग्रहों को पकड़ के रखा है। आज भी अगर पृथ्वी या सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाए तो हमारा सौर मंडल नहीं बचेगा।
हमारी पृथ्वी हमें पता नहीं कहाँ जाएगी, 8 के 8 ग्रह कहाँ जाएंगे, ये 8 के 8 ग्रह किससे बंधे हुए हैं, सूर्य से। सूर्य इन ग्रहों को पकड़ के रख रहा है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो पृथ्वी का लग रहा है। चंद्रमा पृथ्वी में से बड़ा कौन, पृथ्वी। तो चंद्रमा को किसने पकड़ के रखा है, पृथ्वी ने। पृथ्वी और सूर्य में बड़ा कौन, सूर्य। तो पृथ्वी को किसने पकड़ के रखा है, सूर्य ने। तो इसीलिए इस बल को कहा गया है मूल बल। मतलब ये पूरे के पूरे सौर मंडल पर हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण का कोई रोल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नाम में है, ओनली अट्रैक्शन। हर द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को केवल और केवल क्या करेगा, आकर्षित। तो ये था प्रकृति का मूल बल। कैसा लगा आपको वीडियो, टॉपिक के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद। बाकी के मूल बल अगले वीडियो में।